हेलो ऑडियंस, वेलकम बैक टू योर चैनल कपिल सर की पाठशाला। बेटे, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे को फटाफट बता दीजिए, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल? फटाफट चैट बॉक्स पे लिख दीजिए सो दैट आई विल स्टार्ट विद माय सेशन। फटाफट बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस माय डियर, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आर्यन दुबे, एजी गेमर। यस, ओके, आर्यन दुबे जी कह रहे हैं मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। वेल, दैट्स ग्रेट। अब एक दो बच्चे जरा फटाफट मेरे को और बता दें, देन आई विल स्टार्ट विद माय लेक्चर। ओके, ज्योति जी भी कह रहे हैं सर ऑडिबल, दैट्स ग्रेट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चे, इंडियन इकोनॉमी। बेटा, मैंने इंडियन इकोनॉमी इसलिए शुरू किया क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर मैक्रो तो हमें समझ आ रही है, काफी हद तक हम कर पा रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में सर दिक्कत आ रही है। तो मेरे बच्चे डोंट वरी, मैंने इसीलिए इंडियन इकोनॉमी से शुरू किया है। अब आपके रेगुलर लाइव सेशन चलने वाले हैं और एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से, बड़े तरीके से कराऊंगा। और आई प्रॉमिस यू कि आप लोग अगर ढंग से मेरे लेक्चर लगाते रहे, मेरा कोई लाइव सेशन आपने मिस नहीं किया, तो बेटा बड़ी अच्छी हम तैयारी करने वाले हैं और बोर्ड में पूरा बैंड बजाने वाले हैं। अब अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करेंगे। दैट इज माय डियर फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री से। देखो, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। ब्रिटिश जो हमारा एम्पायर था, इंडिया के अंदर एंटर किया। इनकी यहां पे लड़ाई हुई नवाब ऑफ बंगाल के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और जैसे ही इंडिया में एंटर किया, धीरे धीरे पूरे इंडिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया। और 200 साल, आप सबको पता है अच्छे से, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। लगभग 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। अब इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि जिस समय इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हुई, उस समय हमारी क्या सिचुएशन थी, अंग्रेजों के रूल के दौरान क्या पोजीशन थी, और जिस समय इंडिपेंडेंट हुए उस समय तक आते आते हमारी क्या सिचुएशन हो गई। और आप सबको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने हमें बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया, कैसी उनकी पॉलिसीज थी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आता है कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। देखो, जब ब्रिटिशर हमारे इंडिया में नहीं आए तब सिचुएशन बहुत बेटर थी, बहुत अच्छी थी। इंडिया वाज ए प्रोस्पेरस इकोनॉमी। माय डियर, हर जगह खुशहाली थी, ठीक है। हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, लेकिन हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, कहीं से हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। जितना हमारे पास था बहुत था और सब तरफ खुशहाली थी। लेकिन अगर हम बात करें एग्रियन इकोनॉमी थी, मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया वाज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया स्टिल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। मेजॉरिटी लोग हमारे कहाँ लगे हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अराउंड 2/3 पॉपुलेशन कहाँ गई थी? इन एग्रीकल्चर। देन वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। माय डियर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस थे। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं? जिनको हम हाथ से बनाते हैं। तो हाथ से बनाने वाली जो वस्तुएं थी, जैसे हमारे कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, इन सब के अंदर हम काफी ज्यादा फेमस थे। हमारा स्टोन वर्क था, मेटल वर्क था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम इसके लिए फेमस थे। हमारा सामान एक्सपोर्ट होता था। तो कुल मिला के मेरे बच्चे, अंग्रेजों के आने से पहले सिचुएशन बहुत बेटर थी। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट वर सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, तो आपने ये पॉइंट डिस्कस करनी है। सिचुएशन वाज क्वाइट गुड, सब कुछ बहुत बढ़िया था।
आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स हु हैव मेड सर्टेन अटेम्प्ट फॉर नेशनल इनकम। बेटा एक आध बार ना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी नेशनल इनकम को किन इकोनॉमिक्स ने स्टडी किया। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। देखो हमारे जो नेशनल इनकम के बारे में कुछ हमारे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। इनमें कुछ फेमस नाम है, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई एंड फिनले शिराज। तो ये नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। समटाइम एमसीक्यू आ जाता है कि इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट ने नेशनल इनकम के बारे में स्टडी किया, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट फेमस नेम है जिनको बहुत ज़्यादा हम जिनकी जो कैलकुलेशन थी, जो उन्होंने डाटा दिया, जिसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, द पर्सन वाज वी.के.आर.वी. राव। तो ये नाम आपके दिमाग पे छप जाना चाहिए कि वी.के.आर.वी. राव ने नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था और इसके बारे में हमें डाटा दिया था। वो डाटा क्या था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और आप यहाँ से ये भी देखो कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कितनी वर्स्ट थी। बाइडे डाटा कहता है कि उस समय ग्रोथ रेट जो था नेशनल इनकम का और पर कैपिटा इनकम का, इट वाज लेस देन 2% एंड 0.5%। यानी कि मेरे बच्चे जो हमारी नेशनल इनकम थी उसका ग्रोथ रेट सिर्फ कितना था, ओनली लेस देन 2%, इससे भी कम था, लेस देन 2%। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी इट वाज ओनली 0.5%, लेस देन 0.5%। आप सोच के देखो कितनी सिचुएशन हमारी वर्स थी उस समय। नेशनल इनकम भी कितनी कम थी, रेट ग्रोथ रेट, और पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट भी बहुत कम था। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम दैट टाइम। इट वाज माय डियर लेस देन 2% फॉर नेशनल इनकम और लेस देन 0.5% फॉर द पर कैपिटा इनकम। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर मेरे बच्चे आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कैसे किया। देखो हम सबको पता है ब्रिटिशर जब इंडिया में आए, इंडिया को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन इन लोगों ने हमें बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया। अब इन्होंने जो एक्सप्लॉइट किया मेरे बच्चे, हमारे मेनली 3 सेक्टर्स को किया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और हमारे फॉरेन सेक्टर। 3 सेक्टर को ब्रिटिशर ने बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। अब अगर हम बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की, मेरे बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, आइए डिस्कस करते हैं। बेटा मैं एक बार फिर पूछूंगा, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल, तो एक बार दोबारा से सब यस कर दीजिए सो दैट आई कंटिन्यू, क्योंकि वॉइस क्लियरिटी बहुत जरूरी है। सम टाइम कभी कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोगों ने इमीडिएटली चैट बॉक्स में बता देना मेरे को, सर आवाज ठीक आ रही है, नहीं आ रही है, लाइक दैट। तो यस माय डियर, ओके, आर्यन जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है, ये आवाज ठीक आ रही है तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे बच्चे अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई आपको पता है इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जाना जाता है, ये डोमिनेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, मेजॉरिटी पीपल हमारे यहाँ लगे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे अंग्रेजों ने हमारे इस सेक्टर को पूरी तरह से निगलेक्ट किया। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल इसको निगलेक्ट किया और जिसके कारण हमारा ये जो सेक्टर है बुरी तरह से एक्सप्लॉइट भी हुआ। अब अंग्रेजों ने कैसे एक्सप्लॉइट किया? सबसे पहले मेरे बच्चे लेके आ गए लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अंग्रेजों ने एक सिस्टम शुरू किया जिसको हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या किया इन्होंने, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना दिया। ये देखो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्या था, सबसे नीचे हमारा फार्मर आ गया, फार्मर से जमींदार जो है वो लगान लेगा। याद है लगान के नाम पे एक मूवी भी आई थी, वो आमिर खान की, लगान। तो लगान क्या होता है कि अपनी फसल का एक पार्ट जो फार्मर है, पीजेंट है, उसे किसको देना था, जमींदार को। और जमींदार किसको दे रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप शुरू कर दिया, जमींदारी सिस्टम। ये बीच में ये जमींदार है, इधर हमारा बेचारा फार्मर है, ये सारी फसल उगाएगा, जो उपज होगी उसका एक पार्ट किसको दे देगा, जमींदार को, और जमींदार किसको दे देगा, ब्रिटिशर्स को। अब ये जो जमींदार थे मेरे बच्चे, ये पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर को, बहुत ज्यादा इससे रेंट कलेक्ट करते थे। और इन्होंने कभी भी लैंड को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा।
जमींदार सिर्फ किसमें खोया हुआ था? अपनी लग्जरी लाइफ के अंदर। भाई रेंट लिया, इनको दिया, उसका एक शेयर इनको मिल जाता था एंड दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन कहीं भी इन्होंने, ना हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ना जमींदार ने लैंड को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा। और बेचारा जो किसान था उसके पास पैसा होता नहीं था, वो बेचारा उसको डेवलप कर ही नहीं पाता था। इनका मेन इंटरेस्ट क्या था जमींदार का? सिर्फ हमने लैंड कनेक्ट करना है, जो मर्जी कंडीशन है फार्मर की होती रहे, जो मर्जी लैंड की कंडीशन है होती रहे। तो यानी दोनों ने, ब्रिटिशर ने और जमींदार ने, कहीं भी फार्मर के बारे में सोचा ही नहीं, उसको डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा। और यही कारण था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ता चला गया और बैकवर्ड होता चला गया। फिर मेरे बच्चे सेकेंड इन्होंने क्या किया? फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे जो फार्मर थे ना, पहले क्या उगाते थे? ट्रेडिशनल क्रॉप उगाते थे, वीट, राइस, लाइक दैट। इन्होंने उनको फोर्स किया कि नहीं, तुम इसको छोड़ो, तुम कमर्शियल क्रॉप्स को उगाओ। कमर्शियल क्रॉप कौन सी होती है मेरे बच्चे? जिन हम कैश क्रॉप्स भी कह देते हैं, जिनको मार्केट में इजीली आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि इंडिगो, टोबैको, टी, कॉफी। इनकी प्रोडक्शन के लिए उनको बोला गया, बजाय कि वीट और राइस के, बोला इनको नहीं प्रोड्यूस करना। अब क्यों इन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि ये प्रोडक्ट इनको चाहिए थे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। कॉटन उनको चाहिए था, इंडिगो उनको चाहिए था, सिल्क उनको चाहिए था अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल। तो उन्होंने बोला भाई इन चीज़ों को आप उगाओ और बाकी चीज़ों को उगाना बंद करो। अब हमारे किसानों को क्या इससे नुकसान हुआ? भाई जिन चीज़ों में हम बहुत अच्छे थे, वीट राइस की हमारी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन थी, हम उसमें एक्सपर्ट थे, उनको उगाना बंद कर दिया और इनको उगाना शुरू कर दिया। और इसके आने वाले टाइम में बहुत नेगेटिव इफेक्ट आए। जैसे कि जहाँ पे इंडिगो की खेती हो रही थी, आफ्टर सम टाइम वो ज़मीन क्या हो गई? बैरन हो गई, बंजर हो गई। फिर हमने जब ये उगाना शुरू कर दिया, फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, हमारी कंट्री के अंदर फेमाइंस आ गए। हमारे बेचारे जो लोग थे उनको वो सामान फूड ग्रेन मिल नहीं रहा था क्योंकि शॉर्टेज हो गई उसकी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ड्यू टू दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ भी फार्मर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया, ज़बरदस्ती उनको बोला गया उन क्रॉप्स को उगाने के लिए जिनसे उनकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। भाई जिस समय अंग्रेज राज कर रहे थे, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम था। भैया प्रोडक्ट क्यों कम था? क्योंकि टेक्निक पुरानी यूज़ कर रहे थे, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कोई इनका यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं भी ब्रिटिशर ने इन चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं किया। कल्टीवेटर के पास ना तो कोई मीन्स थे, ना उन्हें कोई इंसेंटिव मिल रहा था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते। ब्रिटिशर ने कोई इंटेंशन दी नहीं कि भैया कोई इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, कोई ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, कोई सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कोई नई टेक्निकल अपग्रेडेशन करें। कहीं भी ब्रिटिशर ने कुछ भी नहीं इसके बारे में सोचा। और यही कारण था हमारी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन दोनों का लेवल बहुत कम था। देन मेरे बच्चे, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर उस समय हमारा जो एग्रीकल्चरिस्ट था उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी सर, तो शॉर्टेज थी इसकी इन्वेस्टमेंट की। भाई बेचारे फार्मर के पास जो उपज होती थी, जो प्रोडक्शन होती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा कौन ले जाता था? जमींदार। और बेचारे के पास कुछ बचता ही नहीं था कि वो अपने फार्म के लिए, अपनी लैंड के लिए उसको इन्वेस्ट कर सके, कि वहाँ पे कोई अपना टेक्निक नहीं लेके आ सके, कोई नया फर्टिलाइजर लेके आ सके। तो उसके पास इन्वेस्टमेंट की हमेशा शॉर्टेज रहती थी और वो कहीं भी टेरेसिंग के ऊपर, फ्लड कंट्रोल के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर खर्च करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता था। और यही कारण था वो पैसा खर्च नहीं कर पाया और हमारा जो किसान था वो बेचारा पिछड़ा रह गया, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया। देन मेरे बच्चे नेक्स्ट आता है इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस तरह से हमने देखा कैसे अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। अब सेकंड क्वेश्चन मेरे बच्चे इसमें क्या बनता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर ने? बच्चे ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया पे पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा सामान जाता था, पूरे वर्ल्ड में हमारी मार्केट थी और हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, अपनी लोकल वॉन्ट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट भी किया करते थे। मतलब लोकल लोगों की ज़रूरतों का सामान भी बनाते थे और बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा बाहर एक्सपोर्ट होता था। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद सर ये सब सिचुएशन खत्म हो गई। उन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, जिसके लिए हम फेमस थे, हमारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फेमस थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, उसको बिल्कुल ख़त्म ही करके रख दिया। और वो कैसे किया आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भैया ब्रिटिशर की सोच ही यही थी
कि कैसे इनकी इंडस्ट्रीज को खत्म किया जाए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया सर, इन्होंने सर हमें दो तरह से डिस्ट्रॉय किया। हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे चीप रेट पे और उनको अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में यूज करते थे। देखो ना क्या किया, दो तरह से कैसे एक्सप्लॉइट किया। पहले यहां से रॉ मटेरियल लिया इंडिया से, ब्रिटेन में भेज दिया सस्ते रेट पे, तो उनकी फैक्ट्री के लिए उनको रॉ मटेरियल यहां से मिल गया। दूसरा क्या किया कि वहां से फिनिश प्रोडक्ट बनाया, उस फिनिश प्रोडक्ट को ला के इंडियन मार्केट में बेच दिया। अब दो तरह से भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहला, हमारे से रॉ मटेरियल कम रेट पे ले गए और फिर अपना फिनिश प्रोडक्ट लाके हमारी इंडियन मार्केट में ही बेच दिया, यहां भी हमारे से पैसा कमा गए। तो इस तरह से मेरे बच्चे, उनकी जो ये टू फोल्ड पॉलिसी थी, इससे हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली गई। इसीलिए बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनकी पॉलिसी यही थी, कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें और कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज को हम खत्म करें। फिर मेरे बच्चे सेकंड आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो, अंग्रेजों ने हर जगह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की। अब यहीं से देखो आप, उन्होंने क्या किया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से अगर कोई भी रॉ मटेरियल बाहर जाएगा उनकी कंट्री में तो कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, फ्री। यानी इंडिया से रॉ मटेरियल भेज रहे हैं अपनी कंट्री में, कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और वहां से अगर कोई इंपोर्ट आ रहा है ब्रिटिश का तो उसके ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे, इंडिया से अगर कोई सामान बाहर जा रहा है, इंडिया से अगर कोई भी सामान किसी बाहर किसी कोने में जा रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर टैरिफ लगाया जा रहा था। देखो कैसे डिस्क्रिमिनेशन थी। हम बाहर सामान भेजेंगे, हमारे सामान पे टैरिफ लगेगा और हमारी आइटम्स क्या हो जाती थी उससे महंगी, और हमारे एक्सपोर्ट गिरने लग गए। भाई जो हमारा सामान महंगा होगा, बाहर के लोग हमारे से क्यों खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट गिरने लग गए। और खुद अगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। अब एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ सर, ब्रिटिश प्रोडक्ट मार्केट हमारी इंडिया में बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो सस्ता हो गया, ना उस रॉ मटेरियल पे टैक्स लग रहा है, ना फिनिश प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, तो वो इंडिया में आ रहा है, सस्ता बिक रहा है, तो उसकी मार्केट इंडिया में बढ़ने लग गई। और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, जो बाहर हम बेचते थे, हमारी मार्केट फॉरेन के अंदर गिरने लग गई। वर्ल्ड में हमारा सामान बिकना कम हो गया क्योंकि हमारा सामान महंगा हो जाता था, उस पर टैरिफ लगता था। तो कुल मिला के मेरे बच्चे, इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे फॉरेन ट्रेड को भी काफी हद तक इफेक्ट किया ड्यू टू दिस डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। अब तीसरा आगे देखते हैं, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड। अगली प्रॉब्लम क्या आई सर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे एक्सप्लॉइट हुआ। देखो, बाहर से जो ब्रिटिश से सामान आ रहा था, जो ब्रिटेन से सामान आ रहा था, वो क्या था, मशीन मेड गुड। अब आपको पता, जो मशीन मेड गुड होती हैं डेफिनेटली में फिनिशिंग ज़्यादा होती है, देखने में सुंदर होती हैं, और कंपैरेटिवली जब मशीन पे सामान बनता है वो सस्ता भी बनता है। तो डेफिनेटली सर, उनके साथ हमारा जो इंडियन क्राफ्टमैन है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, वो कैसे उसके साथ compete करते। या वो हाथ से सामान बना रहे हैं, छोटे छोटे घरों में बना रहे हैं, अब और वो सामान आ रहा है मशीन से बन के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बन के आ रहा है, तो उससे हमारे बेचारे जो क्राफ्टमैन है वो कैसे मेरे बच्चे compete करते। तो बहुत सारे हमारे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, तो हमारे क्राफ्टमैन थे, जो हैंडीक्राफ्ट थे, उनको वो compete नहीं कर पाए और अल्टीमेटली उनको बंद करना पड़ गया। तो ये भी एक कारण था सर कि हम लोग उनसे compete नहीं कर पाए, और इसलिए भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, वो काफी हद तक सफर किया। अब आता है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट हमारा गिर गया, जो डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े। इसका एडवर्स इफेक्ट दो थे मेनली। एक, इससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की डिमांड खत्म हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो माय डियर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। पहला रिजल्ट तो ये आया। दूसरा, इंडियन गुड अब उनसे compete नहीं कर पा रही थी फॉरेन कंपटीशन से, तो उससे क्या हुआ सर, ब्रिटेन की गुड्स थी, उनकी डिमांड बढ़ने लग गई, उनका इंपोर्ट फिनिश गुड का हमारी कंट्री में बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि मशीन मेड गुड्स से हम compete नहीं कर पा रहे थे, वो देखने में सुंदर भी थी और सस्ती भी थी, तो उनका इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया।
तो ये हमें नुकसान हुआ, इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया, ये भी नुकसान था, हमारा सामान बिकना बंद हो गया। और दूसरा, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिस्ट्रॉय हुई। देन प्री डोमिनेंस ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। सर अंग्रेजों ने ना उस समय हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप होने ही नहीं दिया। आप देखो कभी भी किसी कंट्री में ना इंडस्ट्रियल सेक्टर कब ग्रो करता है, जब कैपिटल गुड इंडस्ट्री ग्रो करती है। लेकिन इन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री को हमारे देश में ग्रो नहीं होने दिया। मशीनें, कैपिटल इक्विपमेंट्स, ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होते थे उस समय। मेनली क्या प्रोड्यूस हो रहा था? कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। भाई कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, जूट प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या थे मेरे बच्चे? ये सब थे हमारे कंज्यूमर गुड्स। लेकिन जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई। क्यों? इन्होंने क्यों नहीं डेवलप किया? क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो मशीनरी है, ये जो कैपिटल गुड्स हैं, हम कहाँ से इंपोर्ट करें? ब्रिटेन से इसको इंपोर्ट करें। तो इसीलिए हमारे देश में इन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री को भी डेवलप नहीं किया। मेनली क्या डेवलप हुई? कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, ताकि मशीनों के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, टूल्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए हम डिपेंडेंट रहें ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटिशर के ऊपर। तो ये भी रीजन था, इन्होंने हमें डेवलप होने नहीं दिया। फिर मेरे बच्चे, लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत लिमिटेड था। इन्होंने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा वेटेज नहीं दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। पब्लिक सेक्टर का सिर्फ काम क्या था? रेलवे को देखो, कम्युनिकेशन को देखो, पावर सप्लाई को देखो, पोर्ट्स को देखो, दैट्स ऑल। अदरवाइज बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं भी पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि पब्लिक सेक्टर आगे आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करे। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने उसे कन्फाइंड रखा ओनली टू लिमिटेड सेक्टर। तो ये भी रीजन था हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाया। और ये देखो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब एज ए रिजल्ट सर इंपैक्ट यही हुआ, हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था डिस्ट्रॉय हो गया, हमारी इंडस्ट्री सफ़र की और उसके कारण प्रोडक्शन बहुत कम हुई। और यही रीज़न था जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो बहुत कम रह गई। अदरवाइज देखो ना किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट बहुत कम होने के कारण जीडीपी में जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी काफ़ी कम रह गई। तो इस तरह से इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय किया। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ सकता है। दो सेक्टर हमने अभी तक डिस्कस किए, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ और कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ। अब हम बात करेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। भैया फॉरेन ट्रेड का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे हमारे फॉरेन ट्रेड को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्लियर हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा सामान बिकने के लिए जाता था, हम वर्ल्ड फेमस थे। लोकल नीड्स सेटिस्फाई करने के बाद बहुत सारा सामान हम फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आके बिल्कुल हमें ख़त्म कर दिया। ट्रेड हमारी बिल्कुल जो फॉरेन ट्रेड की बहुत बुरी हो गई। इन्होंने हमें बना के रख दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। मोनोपोली हो गई ब्रिटिश रूल की हमारे ऊपर, और इंडियन जो वेल्थ है उसका ड्रेन हुआ, हमारा बहुत सारा पैसा वहां जाना शुरू हो गया। वो कैसे हुआ अभी आपको मैं बताता हूं। अल्टीमेटली अंग्रेजों ने हमारा फॉरेन ट्रेड भी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। कैसे किया आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सर अंग्रेजों ने हमें बना दिया सर नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड सेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, अर्लियर ऐसा नहीं था। अर्लियर हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? फिनिश गुड। अब हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, प्राइमरी प्रोडक्ट। तो अपने कारखानों के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, सिल्क चाहिए था, कॉटन चाहिए था, वूल चाहिए था, शुगर चाहिए था, इंडिगो चाहिए था। हमारे इंडिया से वो उसको क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री के अंदर, और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में आके सेल करते थे, क्योंकि उनको इंडिया बहुत बड़ी मार्केट मिल गई। तो इंडिया अल्टीमेटली क्या बन के रह गया? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। दलजीत सिंह जी गुड इवनिंग। मैं देख रहा हूं आप पूछ रहे हैं कैसे हो, तो मैं बहुत अच्छा हूं मेरे बच्चे। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। सर इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है इस पे मोनोपोली होगी ब्रिटिशर्स की।
तो हमारा जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था वो अब किसके साथ हो रहा था? ओनली विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अर्लियर क्या था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारा सामान इंपोर्ट भी होता था, एक्सपोर्ट भी होता था। अब हमारा जो फॉरेन ट्रेड है सिर्फ किसके साथ रह गया? ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट। मोर देन 70% फॉरेन ट्रेड सिर्फ किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ। और जो रेस्ट हुआ मेरे बच्चे, कुछ चाइना वगैरह कुछ कंट्रीज थी उनके साथ। और फिर एक काम और हुआ मेरे बच्चे, सूज कनाल जब ओपन हो गई। अर्लियर क्या था, इनका रूट काफी लंबा होता था जब ये हमारे पास सामान लेके आते थे ब्रिटिशर। इन्होंने 1869 में क्या किया, सूज कैनाल ओपन हो गई। उससे जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है वो काफी छोटा हो गया, सामान फटाफट इंडिया में आने लग गया, इनकी कॉस्टिंग कम हो गई और इससे भी पूरी हमारी इंडियन मार्केट को इन्होंने कैप्चर कर लिया। यानी मोनोपोली कंट्रोल हो गया इनका। जो भी एक्सपोर्ट होगा इंपोर्ट होगा इंडिया का, किसके साथ होगा? विद द ब्रिटेन। बेटा ये डेट याद रखना, सूज कैनाल कब ओपन हुई थी? 1869। मैं अभी लास्ट में भी आपको ना इस चैप्टर की सारी डेट रिवाइज कराऊंगा। इस चैप्टर में से डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं, तो आपको इस चैप्टर में ना कुछ डेट्स आएंगी, वो अच्छे से रिकॉल करनी है। देन द ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सर ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया से, कारण मैंने आपको पहले बताया इंडिया को क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया। तो हमारी सारी की सारी वेल्थ को उन्होंने ड्रेन कर दिया, अपने कंट्री में लेके चले गए। कैसे लेके चले गए? इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। अब मेरे बच्चे एक बड़ी मजेदार बात है कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस था, यानी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे इंपोर्ट कम। अब देखा जाए यूजुअली क्या होता है किसी भी कंट्री में, जब बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है ना, ये बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है। भाई आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, मतलब एक्सपोर्ट आपके ज्यादा है और इंपोर्ट आपके कम है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में जो सरप्लस था ना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं था, हमें से कोई फायदा नहीं हुआ। सरप्लस था, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये रेवेन्यू अर्न किया, जो भी रेवेन्यू अर्न किया हमारे रॉ मटेरियल को बेच के, उसे कहाँ खर्च किया? वॉर के ऊपर। जब ब्रिटिशर ने लड़ाइयाँ लड़ी उसके ऊपर खर्चा कर दिया। फिर इन्होंने कुछ इनविजिबल सर्विसेज के ऊपर खर्चा किया, उनको इंपोर्ट किया, वहां खर्च कर दिया। क्या इनके जो ऑफिसेज वगैरह थे हमारी इंडिया के अंदर, उसको मेंटेन करने में वो पैसा खर्च कर दिया। यानी वो पैसा कहीं भी इंडिया की डेवलपमेंट में खर्च नहीं किया गया, और ये वेल्थ जो थी मेरे बच्चे ड्रेन हो गई टू द ब्रिटिशर्स। यानी हमारी सारी की सारी वेल्थ बाहर जाती गई इंडिया से ब्रिटिश की तरफ। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे एक अच्छे से उन्होंने हमारा फॉरेन ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट करके रख दिया। अब आते हैं सर इंडिया प्री डिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं कि इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। जब हम बात करते हैं ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो किस किस सेक्टर में कितनी कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है, कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अच्छे से, हर कंट्री के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो इससे पता लगता है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग लगे हैं, सेकेंडरी परसेंट में कितने परसेंट लोग हैं, और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसको पढ़ के आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वहां पे क्या सिचुएशन थी। मैक्सिमम लोग 70 to 75% कहां पे लगे हुए थे? इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जबकि मेरे बच्चे सिर्फ 10% पॉपुलेशन एंगेज थी सेकेंडरी सेक्टर में, और 15 to 20% लगी हुई थी सर्विस सेक्टर में। तो आप यहीं से देख सकते हैं सबसे पहले कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मेन डोमिनेंस किसकी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर की। मेजॉरिटी पीपल यहीं पर एंगेज थे, 70 to 75%। फिर आगे चलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है मेरे बच्चे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। रीजन सर, क्योंकि हमारे ब्रिटिशर ने कहीं भी इनको डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा। कुछ मशीनें वगैरह बाहर से हमने जरूर इंपोर्ट की, टेक्निकल नॉलेज को भी इंपोर्ट किया, लेकिन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम था। और यही रीजन था मेरे बच्चे कि सिर्फ 10% लोग लगे हुए थे हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत कम थी। क्योंकि अगर ग्रोथ ज्यादा होती तो शायद कुछ ज्यादा लोग यहां पे लगे होते, पर माय डियर ओनली 10% पीपल एंगेज। और रीजन क्या था? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया।
ब्रिटिशर ने कभी इसको ग्रो करने के बारे में सोचा ही नहीं, कभी कैपिटल गुड वगैरह की इंडस्ट्री लगाई ही नहीं यहाँ पे। उसके लिए अगेन हम डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, वहीं से मशीनरी इंपोर्ट करते थे। तो कुल मिला के हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट काफ़ी कम था, इसीलिए सिर्फ 10% लोग यहाँ लगे हुए थे। एंड सेकेंडरी सेक्टर अगेन स्लो ग्रोथ रेट। सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये चीज़ें भी काफ़ी स्लो था इनका ग्रोथ रेट। और इट इज दैट इज द रीजन ओनली 15 to 20% पीपल एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। 15 से 20% लोग सिर्फ लगे हुए थे कहाँ पे, इन टर्शरी सेक्टर। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। देन मेरे बच्चे नेक्स्ट अनबैलेंस ग्रोथ। डेफिनेटली मेरे बच्चे अगर देखें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ग्रोथ कैसी थी, अनबैलेंस्ड। आप देखो 70 to 75% लोग सिर्फ कहां लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सिर्फ 25 to 30% लोग लगे हुए हैं इन टू सेक्टर, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर। यानी कि हमारा जो ग्रोथ था वो अनबैलेंस था। बैलेंस ग्रोथ कब होता है, अगर तीनों सेक्टर में सब लोग इक्वली लगे हो, लेकिन हमारे यहाँ पे अनबैलेंस था कि मेजोरिटी पीपल वाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर 70 to 75% एंड 25 to 30% पीपल वर इन बोथ सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर। तो यानी अगर अब क्वेश्चन आ जाए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का तो आपने इजीली उसको लिखना है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और नोट करो, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। उस समय रीजनल वेरिएशन भी हो रही थी। क्या वो क्या था मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा याद रख लें, कई बार एमसीक्यू में टीचर पूछ सकता है आपसे। कुछ स्टेट ऐसी थी जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट हो रहे थे, डिक्लाइन हो रही थी वर्क, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इनका नंबर बढ़ रहा था। मतलब परसेंटेज जो थी लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो रही थी और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में परसेंटेज बढ़ रही थी। कुछ ऐसे एरियाज थे जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, लाइक दैट। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी थे जैसे ओडिशा, राजस्थान, जहां पे देखा कि लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जो ट्रेंड था वो बढ़ रहा था कि लोग सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जा रहे थे। यानी कि इसे क्या बोलते हैं, रीजनल वेरिएशन। कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, लोग वहां शिफ्ट हो रहे हैं, और कुछ एरियाज में सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के वहां जा रहे हैं। तो ये रीजनल वेरिएशन भी उस समय पाई जा रही थी। यानी सब जगह सेम सिचुएशन नहीं थी, कहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, कहीं पे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। फिर मेरे बच्चे अब अगला एक क्वेश्चन कई बार टीचर पूछ लेते हैं, व्हाट वर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। ये जो पार्टीशन हमारी हुई इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हुए। डेफिनेटली पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गए, सबको पता 1947 में। इसका हमें नुकसान क्या हुआ मेरे बच्चे, इसका नुकसान सबसे पहला तो ये हुआ मेरे बच्चे कि जब पार्टीशन हुआ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। भैया सबसे बड़ी समस्या आ गई, कुछ रॉ मटेरियल हमारा ऐसा था जिसकी हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। एक्चुअली हम बात करें तो जूट जो मिल्स थी हमारी, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा जो जूट मिल्स कोलकाता के अंदर थी, या टेक्सटाइल मिल हमारी जो मुंबई के अंदर थी, अहमदाबाद में थी, इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता था, जूट चाहिए होता था, जूट मिल्स के लिए रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता था। और जो हमारी फर्टाइल लैंड जहाँ पे जूट की प्रोडक्शन हो रही थी, वो सारी की सारी कहाँ चली गई, ईस्ट पाकिस्तान। यानी पहली प्रॉब्लम क्या आई कि जहाँ जहाँ पे जूट की प्रोडक्शन हो रही थी, जो मेन एरियाज थे जहाँ पे जूट की प्रोडक्शन हो रही थी, वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, जो आज की डेट में बांग्लादेश बन गया है। अब जूट की हमें सप्लाई हो नहीं रही थी, तो इन मिल्स के अंदर कोलकाता में और मुंबई में, अहमदाबाद में इनको जूट चाहिए था। तो एक सबसे बड़ी समस्या आ गई कि जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो ये फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, ये मिल्स कैसे चलेंगी। तो पहली प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरी प्रॉब्लम मेरे बच्चे आई, फूड प्रॉब्लम। हमारा जो वेस्ट पंजाब और जो सिंध था मेरे बच्चे, इन्हें हम बोलते थे फूड ग्रेनरीज ऑफ इंडिया। मतलब ये लैंड बड़ी फर्टाइल थी, यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। ये वेस्ट पंजाब और सिंध, ये वो एरियाज थे जिन्हें फूड ग्रेनरीज कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, बड़ी फर्टाइल लैंड होती थी। लेकिन ये सारा एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, और इसके कारण हमें फूड की शॉर्टेज हो गई और फूड क्राइसिस भी हमें आया, फूड की प्रॉब्लम का भी हमें सामना करना पड़ा।
तो ये भी एक समस्या आई ड्यू टू माय डियर पार्टीशन। देन लॉस ऑफ मार्केट, ये तो हुआ ही भाई, पहले हमारी मार्केट का साइज बड़ा था, अब बहुत सारे एरिया पाकिस्तान के पास चला गया, तो हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए सामान बेचने के लिए जो मार्केट का साइज था अब लिमिटेड रह गया। हम सिर्फ सामान कहाँ बेच सकते थे, अब जो एरिया इंडिया के अंदर आया, जो पाकिस्तान में एरिया चला गया, अब हम वहाँ सामान नहीं बेच सकते थे। तो ये भी हमें एक मेरे बच्चे लॉस हुआ मार्केट का। अब आते सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सिचुएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई जिस समय हम इंडिपेंडेंट हुए उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन थी। अच्छा मेरे को ये बताओ बच्चे, मैंने 5 मिनट का आपको ब्रेक देना है, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं ब्रेक लूंगा 5 मिनट का, और फिर हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। तब किसी ने अगर पानी पीना हुआ तो पी लेना, चाय पीनी हुई चाय पी लेना, मैं भी कॉफ़ी चाय का ब्रेक लूंगा। तो मैडम को फ़ोन कर दो भैया आप कि मैडम हमारी चाय वगैरह बना दें। तो इस क्वेश्चन के बाद मेरे बच्चे ब्रेक है हमारा एक 5 मिनट का, और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। चैप्टर आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब सर आता है क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पानी पी लूं जरा एक बार। भाई आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेके तो बैठे हैं, साथ में एक पानी की बोतल भी लेके बैठा कीजिए, क्योंकि प्यास तो लगेगी ना, और बीच में उठना नहीं है। अब ये ना हो कल को कोल्ड ड्रिंक भी लेके बैठ जाओ साथ में चिप्स भी, फिर ध्यान वहीं जाएगा कि पढ़ना है तो पढ़ाई करनी है, फिर ध्यान चिप्स में भटकेगा हमारा। किस किस को लग रहा है कि अब इंडियन इकोनॉमी समझ आ जाएगी हमें? हा? यस माय डियर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है इंडियन इकोनॉमी का? आई प्रॉमिस यू बड़े प्यार से धीरे धीरे अच्छे से हम करेंगे, और मेरे जितने लाइव सेशन हैं मैं इनको डिलीट नहीं करूंगा, दे विल बी इन माई चैनल फॉर एवर। आप इसको बार बार सुन सकते हो। अब देखो पहली बार थोड़ी स्पीड स्लो है, आराम से हम लाइव चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम स्पीड बढ़ा के 1.5 2x करके भी आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आज मान लो लेक्चर मेरा 2 घंटे खत्म होता है, तो आप इसको नेक्स्ट टाइम 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो अपनी स्पीड बढ़ा के। तो ये आपके पास परमानेंटली रहेगा जब तक आपके पेपर खत्म नहीं होते हैं। मेरे जितने भी लेक्चर्स आएंगे मेरे बच्चे सब रहेंगे, और आप अच्छे से तैयारी करें, उसको रेगुलरली सुनते रहें, और प्लीज कमेंट बॉक्स में ये मेरे को जरूर बताएं कि हमें किन किन टॉपिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको करवा सकूं। विजन यही है, हमने बहुत बढ़िया नंबर लेने हैं। अब सर थैंक यू लव जी और महक कौर, थैंक यू। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं बड़े अच्छे से, कि अंग्रेजों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इंडियन इकोनॉमी का डेवलप किया, नो डाउट, अभी डिस्कस करेंगे। रेलवे उन्होंने डेवलप किया, रोड्स उन्होंने डेवलप किया, लेकिन एक बात आपको बता दूं, उन्होंने अपने फायदे के लिए जो भी डेवलप किया तो किया, उनका मकसद कहीं भी इंडिया को डेवलप करना नहीं था। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय डेवलप हुआ ड्यूरिंग देयर टेन्योर, वो सिर्फ इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उनको अपने लिए उसकी जरूरत थी, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, अपनी आर्मी को जगह जगह भेजने के लिए, इंडिया को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सब काम किए। तो बात करते हैं मेरे बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या सिचुएशन है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड। इकोनॉमिक सोशल ओवरहेड में क्या आता है मेरे बच्चे? एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, एजुकेशन, हाइजीन, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेस होता है किसी भी कंट्री का। जब तक एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा
चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। और सर उस समय अगर हम बात करें, सबसे पहले रोड्स की बात करते हैं। जब हमारे ब्रिटिशर रूल था उस समय मेरे बच्चे, जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने सर कुछ रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन बहुत अच्छे से ये कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। कुछ रोड्स बनाई, जो रोड इनको जरूरत थी, जिनकी अपने जो भी एरियाज को जिन्हें कनेक्ट करना था उनके लिए, और बाकी जगह इन्होंने रोड्स नहीं बनाई। इनका रोना था स्कार्सिटी ऑफ फंड, कि भैया हमारे पास फंड्स नहीं है। और इसके कारण मेरे बच्चे जो उस समय बिल्ड भी की गई, प्राइमरी क्या इंटरेस्ट था, मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जो जो रोड्स बनी, क्या पर्पस था कि उन एरिया में आर्मी को भेजना है, इसलिए रोड बनाई गई। क्या रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना है उस एरिया से किसी दूसरे अपने पोर्ट की तरफ, रेलवे की तरफ, तो उन रोड्स को बिल्ड किया गया। अदरवाइज सिचुएशन बड़ी वर्स थी, इतनी वर्स थी कि उस समय अगर जो कुछ ऐसे इलाके थे, गांव वगैरह, कि जब बारिश हो जाती थी तो वहां पे उन्हें कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता था। इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती थी क्योंकि रोड्स वहां पे थी ही नहीं। अब बात करते हैं रेलवे। ठीक है, हम रेलवे के बारे में कई बार बात करते हैं कि रेलवे जो है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही ब्रिटिशर की। इन्होंने हमारे इंडिया में रेलवे को डेवलप किया। अच्छा, ये दो डेट्स याद कर लेना बेटे बड़े अच्छे से। रेलवे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1850 में सबसे पहले, और पहली जो ट्रेन चली थी इट वाज इन 1853, और बिटवीन ठाणे एंड मुंबई। बेटा 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज के तैयार हो रहे हैं। रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1850 में। पहली रेल कब चली? 1853 में। कहां चली? ठाणे और मुंबई के बीच में। तो 3 ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब रेलवे सर ब्रिटिशर ने क्यों डेवलप किया? क्योंकि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे कहीं पे भी अपनी मिलिट्री को भेज सके, रेलवे लाइंस के थ्रू उनको एडमिनिस्टर कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, इसलिए रेलवे को डेवलप किया। फिर वो मेरे बच्चे फॉरेन ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ। वो चाहते थे कि रेलवे के थ्रू जो रॉ मटेरियल है वो पोर्ट्स तक भेजा जाए, और फिर वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट है पोर्ट से रेलवे के थ्रू इंडिया के नुक एंड कॉर्नर में भेजा जाए। मतलब 2 मेन पर्पस थे। रेलवे को किससे कनेक्ट किया गया? मेनली पोर्ट्स के साथ, कि रेलवे से सामान रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक जाए और फिर उनके ब्रिटेन में चला जाए, और ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट आए पोर्ट तक, और पोर्ट से फिर रेलवे के थ्रू पूरे इंडिया के नुक एंड कॉर्नर में चला जाए। तो उन्होंने अगर मेरे बच्चे रेलवे को भी डेवलप किया ओनली फॉर देयर पर्पस, अपने बेनिफिट के लिए, हमारे लिए नहीं। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हमें इसका बेनिफिट मिला। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने वाटर एयर ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। जो इनलैंड वाटरवेज थे मेरे बच्चे अनइकोनॉमिकल रहे, बिकॉज दे सर्व कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन शिपिंग कंपनीज एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को कोशिश की डेवलप करने की, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा था। उसके 2 कारण थे। हमारा वाटरवेज क्यों अनइकोनॉमिकल रहा? उसके 2 कारण थे। नंबर 1, फॉरेन जो शिपिंग कंपनीज थी उनसे compete करना पड़ रहा था, वो हम नहीं कर पा रहे थे, और ब्रिटिशर ने भी हमें कोई सपोर्ट नहीं दी। यानी कुल मिला के एयर वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देन कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक मोस्ट पॉपुलर मीन्स थे कम्युनिकेशन के, ये अंग्रेजों ने डेवलप किया। इनको भी मेरे बच्चे जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन्होंने एस्टैब्लिश किया, इसका मेन पर्पस क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो वहां पे हम अपना आर्मी को फटाफट इन्फॉर्म कर सकें इन टेलीग्राफ्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू। तो इसीलिए इन्होंने इसको भी डेवलप किया, और इट वाज द रीजन। एनर्जी, तो आपको पता हमारी जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे बच्चे जिस समय इंडिपेंडेंट हुए, हम कुछ कोल रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, लेकिन ऑयल और गैस का हम कहीं भी यूज नहीं करते थे। यानी हमारे एनर्जी के जो रिसोर्सेज थे इनको अंग्रेजों ने कोई डेवलप नहीं किया, वही ट्रेडिशनल सोर्स हम यूज कर रहे थे। इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का थोड़ा सा यूज हो रहा था, लेकिन वो भी बहुत कम स्केल पे, लिमिटेड स्केल पे। यानी मेनली कोल को यूज किया जा रहा था, और थोड़ा बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली बनानी शुरू कर चुके थे। रूरल एरियाज के अंदर वुड, ड्राई डंग, एनिमल डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, इनको यूज किया जा रहा था कुकिंग पर्पस में। घर में चूल्हा जलाने के लिए वो गोबर वगैरह, लकड़ी वगैरह, इन चीज़ों को यूज करते थे। यानी कि एनर्जी के रिसोर्स भी हमारे प्रॉपर डेवलप नहीं हुए थे।
देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत तरह के बैंक स्टैब्लिश हो चुके थे। काफी सारे अलग अलग बैंक्स थे, कुछ मनी लैंडर्स भी थे और कुछ हमारे इंडियन बैंक्स भी थे जो स्पेशलाइज हो चुके थे फाइनेंसिंग के अंदर, इंटरनल ट्रेड में, कॉमर्स में हेल्प कर रहे थे। कुछ फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में आ चुके थे और सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हो चुका था 1935 में। ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है ब्रिटिशर्स की मेरे बच्चे। हमारे इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसको वो स्टैब्लिश करके चले गए, क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया उसने बाकी बैंकों को कंट्रोल करना किया शुरू किया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजों ने हमें बेनिफिट दिया। साइंस एंड टेक्निक मेरे बच्चे, जिस समय इंडिपेंडेंट हुए हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत लिटिल एप्लीकेशन थी, पूरा बैकवर्ड था हम लोग, और इसीलिए हमारी प्रोडक्शन भी मोस्ट प्रिमिटिव थी, काफ़ी पिछड़े हुए थे हम, क्योंकि साइंस और टेक्निक के अंदर अंग्रेजों ने कोई काम नहीं किया, हमें डेवलप होने का मौका नहीं दिया। देन सोशल ओवरहेड, अगर हम बात करें सोशल ओवरहेड की, तो मेरे बच्चे ब्रिटिश रूल के दौरान सोशल ओवरहेड को भी निग्लेक्ट किया गया। भाई गवर्नमेंट ने हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया, ठीक है। कुछ डिसीजेस को इरेडिकेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कोलेरा, मलेरिया, कुछ एपिडेमिक्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम होने के कारण हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि कुछ मेजर डिसीजेज हैं, कुछ एपिडेमिक्स हैं, जैसे कोलेरा, मलेरिया, इनको रिमूव किया जाए, कुछ प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इनको पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सका। एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई। ये तो पक्का पता था उनको कि जब लोग पढ़ लिख जाएंगे ना तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, इंडिया छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने कभी भी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया। इसलिए जिस समय इंडिपेंडेंट हुए हमारी इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी और फीमेल इलिटरेसी तो बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कुल मिला के इन्होंने कहीं भी हमारी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, तो हॉस्पिटल्स वगैरह, डिस्पेंसरीज वगैरह वो भी अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं थी, प्रॉपर हाइजीन नहीं था, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, तो कुल मिला के यहाँ भी हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़े रहे। तो मेरे बच्चे अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट्स का, मैं ज़रा पानी वगैरह पी लूँ और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो 5 मिनट ब्रेक है, तब तक जो मैंने कराया है उसको रिवाइज कर लो। अगर कोई डाउट आपके मन में है तो मीनवाइल मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे बच्चे। तो नाउ दिस इज द ब्रेक टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार चेक करके बताएं आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? टेल मी फास्ट, मेरे को बताएं मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस माय डियर, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? एक बार फटाफट सारे यस बोल दें, देन आई विल स्टार्ट माय सेशन। मैक जी कह रही हैं बिल्कुल आ रही है। आर्यन दुबे जी भी कह रहे हैं सर यू आर ऑडिबल। महावीर सिंह जी को भी आ गई, एजी गेमर जी को भी आ गई। एजी गेमर कह रहे हैं नो। बेटा एक बार चेक करें बाकी बच्चों को आ रही है आवाज। एजी गेमर प्लीज एक बार चेक करें, समटाइम नेटवर्क इश्यू। यस माय डियर, फटाफट रिप्लाई कीजिए यस। देन आई कंटिन्यू विथ माय, वंशिका जी भी कह रही है यस। अब एजी गेमर जी भी कह रहे हैं ये स्टार्ट सर। ओके ग्रेट माय डियर। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारा, रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। भैया क्यों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया अंग्रेजों ने? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप किया ना, इसके पीछे उनका अपना रीजन था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों डेवलप करना चाहते थे? अपने पर्पस के लिए। जैसे कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। भैया रोड्स को उन्होंने क्यों डेवलप किया? ठीक है, उन्होंने कुछ रोड्स बनाई हमारे इंडिया में, लेकिन रोड्स जो उन्होंने बनाई, व्हाट वाज द पर्पस? माय डियर, पर्पस वाज टू डेवलप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। भैया यहां से रॉ मटेरियल पोर्ट्स का जा रहा था
और पोर्ट से जो रॉ मटेरियल था वो अलग अलग इंडिया के फिनिश गुड, सॉरी, पोर्ट से जो फिनिश गुड आ रहा था उनके कंट्री से बन के वो इंडिया के सारे कॉर्नर में जा रहा था। उसके अलावा मेरे बच्चे इसलिए भी रोड्स बनाई गई ताकि अपनी आर्मी को जगह जगह भेज सके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। यानी रोड्स बनाने के पीछे मेन दो पर्पस थे। एक हमारा रॉ मटेरियल टाइमली पहुंच जाए पोर्ट्स में, और पोर्ट से फिनिश प्रोडक्ट इंडिया के हर कॉर्नर पे पहुंच जाए जहां पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए जगह जगह भेज सके ताकि वो एरिया कंट्रोल हो सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। ये पहला रीजन था, ये पहला कारण था जो हमने रोड्स को डेवलप किया। अब आगे चलते हैं। सर, इन्होंने रेलवे क्यों डेवलप किया? हम कहते हैं भाई इन्होंने रेलवे भी डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कंट्रीब्यूशन है, पर भैया जो रेलवे भी डेवलप किया अगेन अपने लिए, अगेन पर्पस वही था। सर, पहला पर्पस क्या था मेरे बच्चे? पहला पर्पस था टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर ऑफ कॉलोनियल इंडिया। देखो ना, ब्रिटेन से सामान कहां तक आता था? पोर्ट्स के साथ आता था। सारी रेलवे को उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया? पोर्ट से, ताकि पोर्ट से वो सामान रेलवे के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाए, इंटीरियर में चला जाए। दूसरा, मेन एम वाज टू वाइडन द साइज ऑफ मार्केट। अब क्या था? रेलवे के आने से जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थी उनकी साइज बड़ा हो गया मार्केट का। अब इंडिया में जहां चाहे अपना सामान वो बेच सकते थे। टू इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर वास्ट इंडियन टेरिटरी। अब इंडिया इतना बड़ा था, अब उसको कंट्रोल करने के लिए पहले इनको दिक्कत आती थी। अब रेलवे के आने से उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रहे थे, एडमिनिस्टर कर पा रहे थे। पहले ये पॉसिबल नहीं था। फिर फॉरेन ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्होंने क्या किया? रेलवे को लिंक कर दिया मेजर पोर्ट से, ताकि इजीली रॉ मटेरियल जा सके और वहां से फिनिश प्रोडक्ट आ सके। तो फॉरेन ट्रेड अपने को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंट्री के फॉरेन ट्रेड को, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इन्होंने रेलवे को डेवलप किया। तो ये था पर्पस, इन्होंने क्यों रेलवे को डेवलप किया। फिर आता है सर, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन्होंने क्यों डेवलप किया? इसका तो पर्पस बड़ा क्लियर था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था भाई, और कोई पर्पस ही नहीं था। भाई कहीं पे कोई गड़बड़ हुई, इंडियन से मान लो को दंगा किया, कोई प्रोटेस्ट में खड़े हुए, तो फटाफट भैया उनको टेलीग्राम कर दो ताकि वहां पे आर्मी चली जाए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लिया जाए। तो इसका मेन पर्पस यही था, इसलिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इन्होंने डेवलप किया। फिर अब रेलवे का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, अगला क्वेश्चन। तो ये पहली बात समझ आ गई कि रोड्स क्यों डेवलप हुई, रेलवे क्यों डेवलप किया गया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों डेवलप किया गया। तो आपको समझ आ गया होगा, ओनली फॉर देयर पर्पस। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन आ जाता है, भाई रेलवे जब इंडिया में आया तो इसका क्या इंपैक्ट रहा। फिर रेलवे के आने से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सबसे पहले चीप हो गया, और स्पेशली फॉर द डिस्टेंट एरिया, अगर आपने बहुत दूर दूर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन चीप भी था और रैपिड हो गया। पहले देखो ना, रेलवे के आने से पहले क्या था? बैलगाड़ी थी या घोड़े थे, उन पे लोग सफ़र किया करते थे, ज़्यादा बड़े व्हीकल होते ही नहीं थे उनके पास। अब रेलवे के आने से दूर दूर तक वो कैसे भी जा सकते थे, इजीली, सस्ता भी हो गया। इसने हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, जो कल्चरल बैरियर्स है, उसको ब्रेक कर दिया। पहले एक लिमिटेड एरिया था जहाँ तक आप लोग जा सकते थे, अब आप कहीं भी जा सकते हो। कल्चरल बैरियर्स भी ब्रेक हो गए। अब इसने इस चीज़ में नेशनल यूनिटी को, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया। अब देखो ना, कई पंजाबी होते हैं, गुजरात वालों के गुजरातियों के पास चले गए, गुजराती पंजाबियों के पास आ गए, तो उनके कल्चर आपस में चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे कल्चर को जानने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज़ नेशनल यूनिटी को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। तो ये रेलवे का एक अच्छा इंपैक्ट हुआ। देन इट क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पहले क्या होता था? सिंपल सी बात है, एक लिमिटेड एरिया में आप काम कर सकते थे, कहीं दूर आप जा नहीं सकते थे। अब रेलवे के आने से आप दूर दूर जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ गई। फिर इसने फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट किया। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था बहुत तेजी से बढ़ा, इंडिया के एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन इसका बेनिफिट ब्रिटिशर को ज्यादा हुआ देन द इंडियंस। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भैया ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, सरप्लस भी आया, लेकिन उसका मेन फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर ने। सारा पैसा उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया, इंडिया के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन रेलवे के आने से फॉरेन ट्रेड प्रमोट तो हुआ, ये क्लियर है, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए।
फिर आगे चलते हैं। इट इनकरेज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो ना, रेलवे के आने से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बड़े अच्छे से डेवलप हुई। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, कई बार आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, कई बार आपको कोई और समस्या आ रही है। अब ये चीज़ें खत्म हो गई, टाइम पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, टाइम पे आपका फिनिश प्रोडक्ट बिक रहा है। यानी कि अब रेलवे के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन में तेजी आई, इंडस्ट्री ने थोड़ा सा ग्रो करना शुरू किया। इसने एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन को भी इनकरेज किया। पहले हमारा फार्मर क्या करता था, सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता था, अपने घर के गुजारे के लिए खेती करता था। लेकिन अब उसको समझ आ गया कि भैया मैं अपने जो सामान है, जो अनाज है, उसको जगह जगह भेज सकता हूँ। उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई कि हाँ भाई, अब सिर्फ ये सोर्स ऑफ सब्सिडेंस नहीं है, अगर मैं फसल उगाऊंगा रेलवे के थ्रू उसको मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, अपने अनाज को बेच के अच्छी इनकम अर्न कर सकता हूँ। तो इसने कहीं ना कहीं कमर्शियल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया। देन हमारा क्वेश्चन आता है, अब तो ये रेलवे का इम्पैक्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भैया जिस समय हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारी इंडियन इकोनॉमी की उस समय क्या सिचुएशन थी? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कॉलोनियल इकोनॉमी हम बन चुके थे। आपको पता कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है? देखो कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है कि जहां पे ना एक कॉलोनी होती है, एक रूलर होता है। अब देखो कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या होता है, एक कंट्री होती है रूलर जो आपके रूल करती है, और दूसरी कंट्री होती है कॉलोनी जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो ब्रिटिशर थे वो क्या बन चुके थे? रूलर। और इंडिया क्या बन चुका था? कॉलोनी। तो वो उन्होंने क्या किया? जी भर के इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। यानी इंडिया क्या बन चुका था? कॉलोनियल इकोनॉमी, जहाँ पे हमारा बहुत सारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। कैसे हुआ मैंने आपको बताया, यहाँ से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था और फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्ट हो रहा था। और फिर उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक ब्रिटिशर कॉलोनी बना के रख दिया। हमारी सिचुएशन क्या थी? इंडिया एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुका था जहाँ पे ब्रिटिशर रूल कर रहे थे और इंडिया को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पहली सिचुएशन। दूसरा मेरे बच्चे, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सर एक हमारा इंडिया जो मेरे बच्चे क्या था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था उस समय। इंट्रोडक्शन ऑफ ए फ्यूडल सिस्टम दैट लैंडलॉर्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वर वेरी क्रूल टू द कल्टीवेटर। देखो पहले क्या हुआ था, हमारा जो फ्यूडल सिस्टम था उसमें क्या होता था कि लैंडलॉर्ड को चार्ज दे दिया जाता था, जमींदार बना दिए गए। उन जमींदारों को क्या करना था? किसानों से लगान लेना होता था, और ये बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करते थे, बड़े क्रूल थे। और कैपिटलिस्टिक सिस्टम मेरे बच्चे वो होता है जहाँ पे दो क्लासेस क्रिएट होती है, कैपिटलिस्टिक एंड लेबरल। तो सेमी फ्यूडल होता है जहाँ पे दोनों पाए जाते हैं, कुछ फ्यूडल क्लास और कुछ कैपिटलिस्टिक क्लास। तो उस समय ये दोनों पाए जा रहे थे। एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी शुरू हो रहा था जहाँ पे मेरे बच्चे कुछ कैपिटलिस्ट थे, कुछ लेबर थे, और कुछ मेरे बच्चे फ्यूडल वाला सिस्टम पाया जा रहा था जहाँ पे लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट कर रहा था फार्मर को। तो एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी इंडिया बन चुका था। यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग, यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है कि भैया एक लैंडलॉर्ड है जो हाई रेट ऑफ लगान ले रहा है फार्मर के साथ, एक तो कुछ ऐसी कैटेगरी है। कुछ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर आ चुके हैं जिनके पास लेबर क्लास है जो उनके लिए काम कर रही है। तो इसको बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो इंडिया एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी उस समय बन चुका था। देन स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है जहां पे ग्रोथ रेट बड़ा कम होता है, मिनिमम के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय ग्रोथ रेट क्या था, नेशनल इनकम का 2% और पर कैपिटा इनकम का 0.5%। तो इंडिया एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी, हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम था। देन डिप्लीटेड इकोनॉमी, जैसे डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बोल देते हैं। डिप्लीटेड इकोनॉमी होती है कि अगर कभी आपके फिजिकल एसेट्स कभी खराब हो गए तो उनके लिए डेप्रिसिएशन हो गया, तो उनके लिए आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। ध्यान से समझो, इसको प्रॉपर समझाता हूं। डिप्लीटेड इकोनॉमी क्या है? इस इकोनॉमी के कैपिटल एसेट्स को आपने ओवर यूज किया, डेप्रिशिएट हो गए, लेकिन आपने उसको ठीक करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया। अब देखो अंग्रेजों के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारी वॉर लड़ी गई, अंग्रेजों ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिशर ने। उन वॉर्स के दौरान उन्होंने इंडियंस के सोल्जर को यूज किया, इंडियन के रिसोर्सेज को यूज किया, हमारी फैक्ट्रीज को दबा के यूज किया। अब उससे जब ओवर यूज हुआ तो हमारी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज थे वो डिप्लीट हो गए, डेप्रिशिएट हो गए। लेकिन इन्होंने उसको ठीक नहीं किया, वो फिजिकल एसेट्स वैसे के वैसे ही
छोड़ दिए। तो इंडियन इकोनॉमी क्या थी? एक डिप्लीटेड इकोनॉमी जो डेप्रिशिएट हो चुकी थी, लेकिन उसको ठीक करने का कोई अरेंजमेंट ब्रिटिशर ने नहीं किया। देन बैकवर्ड इकोनॉमी, उस समय इंडियन इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्ड इकोनॉमी थी। क्यों भैया? प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम था। एग्रीकल्चर में क्या यूज कर रहे थे? ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे। देखो ना, क्यों थी बैकवर्ड इकोनॉमी? रीजन नंबर 1, प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है। एग्रीकल्चर में क्या यूज कर रहे हैं? ट्रेडिशनल मेथड, वही पुराने। पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा, मैक्सिमम लोग इलिटरेट। तो ये सारे किसके इंडिकेटर हैं? एक बैकवर्ड इकोनॉमी के। तो अंग्रेजों ने हमें एक बैकवर्ड इकोनॉमी बना के छोड़ दिया था। सिचुएशन वाज क्वाइट वर्स्ट। फिर आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सर हम जिस समय इंडिपेंडेंट हुए, हमारी इंडस्ट्रीज की पोजीशन भी कोई अच्छी नहीं थी। बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज उस समय थी ही नहीं। और देखो, कोई भी इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है ना, इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रो करना होता है, पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिक इंडस्ट्रीज हो, हैवी इंडस्ट्रीज हो। उस समय नहीं थी। मशीन की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। मैक्सिमम मशीनें क्या कर रहे थे? हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट ड्यून। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटन इंडस्ट्रीज को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। और हमारी जो बल्क में कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, हम किस पे डिपेंडेंट थे? इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। वे जो भी कैपिटल गुड्स चाहिए वो कहां से आएंगी? ब्रिटेन से आएंगी, वहां से इंपोर्ट करेंगे। तो आप यहीं से देखो इंडस्ट्रीज हमारी कितनी बैकवर्ड थी। कोई बेसिक इंडस्ट्री नहीं, कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं, कोई मशीन की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं, कोई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिनमें अच्छे थे वो खत्म हो गई, रूंड हो गई, बर्बाद हो गई। फिर तो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए किस पे डिपेंड है? ब्रिटेन पे, वहीं से इंपोर्ट होगा। तो कुल मिला के इंडस्ट्रीज की सिचुएशन भी अच्छी। डिपेंडेंट इकोनॉमी, अंग्रेजों ने हमें क्या बना के रख दिया? एक डिपेंडेंट इकोनॉमी बना के रख दिया कि हम बेसिकली जो अपना एक सेल्फ सफिशिएंट हमारी इकोनॉमी थी। देखो ना, अंग्रेजों के आने से पहले हम क्या थे? सेल्फ सफिशिएंट, अपना गुजारा खुद करते थे, किसी पे डिपेंड नहीं थे। उन्होंने हमें बना दिया डिपेंडेंट इकोनॉमी। अब भैया मशीनरी चाहिए, कहाँ से आएगी? ब्रिटेन से। फूड चाहिए, कहाँ से आएगा? ब्रिटेन से आएगा। कैपिटल इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे? ब्रिटेन से आएंगे। एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? वहीं पे जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए बाहर। हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया कहाँ से मिलेगी? ब्रिटेन से मिलेगी। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव नो हाउ कहाँ से पता लगेगा? ब्रिटेन से। तो हर चीज के लिए हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। तो इंडिया एक डिपेंडेंट इकोनॉमी उस समय बन चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश आए, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बड़े अच्छे से डिस्ट्रॉय किया, एक्सप्लॉइट किया। लेकिन क्या उनके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे? बिल्कुल थे। देखो, हर पिक्चर की दो साइड होती है। ठीक है, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत ही बुरा किया, लेकिन ना चाहते हुए भी, अननोइंगली भी कुछ उनसे हमें बेनिफिट हुए। वो नहीं चाहते थे हमें बेनिफिट देना, पहले बता दूं, लेकिन हमें फिर भी कुछ बेनिफिट उनसे हुए। वो क्या थे? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। भैया अंग्रेजों के आने से जब उन्होंने फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया तो इसने हमारी जो आउटलुक है फार्मर की चेंज हुई। अब उसने खेती किसके लिए शुरू कर दी? मार्केट में सेल करने के लिए। उससे मेरे बच्चे, उसने प्रोडक्शन बढ़ी, उन प्रोडक्ट को उगाना शुरू किया जिनकी मार्केट में अच्छी प्राइस मिल रही है, और फूड ग्रेन की प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ी। और कुल मिला के हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का जो आउटलुक था उन्होंने चेंज कर दिया। कहाँ हमारा फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा था, अब वो खुल के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे मार्केट में सेल भी करना है और अपने लिए भी उसको यूज करना है। तो पहला बेनिफिट ये हुआ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे लिए रेलवे नहीं बनाया, रोड्स नहीं बनाई, अपने लिए बनाई, लेकिन फिर भी ये बनी। इनकी डेवलपमेंट होने से हमें इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। इसने हमारी ट्रांसपोर्टेशन और बेटर किया। अब कोई भी एरिया जहाँ पे ड्रॉट होता था, फेमाइन आता था, हम फटाफट वहाँ पे सामान वगैरह, फूड ग्रेन वगैरह पहुँचा देते थे। तो इससे हम फेमाइंस वगैरह को भी कंट्रोल कर पाए। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप किया अंग्रेजों ने। देन चेक ऑन फेमाइन, ये भी पॉइंट आ गया कि पहले क्या होता था, कहीं पे फेमाइन आते थे ना, फूड शॉर्टेज हो जाती थी, हम उस एरिया में फूड की सप्लाई नहीं कर पाते थे और बहुत सारे लोग मर जाते थे।
अब अंग्रेजों की रोड्स को डेवलप किया, रेलवे को डेवलप किया। अब अगर कहीं पे शॉर्टेज होती थी, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती थी, तो वहाँ पे फूड सप्लाई हम कर सकते थे उन एरियाज में और फेमाइंस को कंट्रोल कर पा रहे थे। देन शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज। देखो पहले क्या होता था मेरे बच्चे, हमारी इकोनॉमी क्या थी, बार्टर सिस्टम। पता है ना आपको बार्टर सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने मैक्रो में पक्का पढ़ा होगा। क्या होता है बार्टर सिस्टम? वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स। ये होता है बार्टर सिस्टम। एक गुड है, एक गुड टू है। भाई आपने गुड वन दी, उससे गुड टू ले ली। मेरे पास चावल थे, तुम्हारे पास दाल थी, मैंने चावल दिए, दाल ले ली। दिस इज बार्टर सिस्टम। पहले ऐसे ही काम चलता था, लेकिन अंग्रेजों ने आके क्या इंट्रोड्यूस किया? मॉनेटरी सिस्टम। गुड वन है, दे भैया, तेरे को मनी मिलेगी और फिर उससे तो गुड टू ले सकता है। तो ये मॉनेटरी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? अंग्रेजों ने। उन्होंने हमारे इवन क्या कहते हैं उसे, आरबीआई को इस्टेब्लिश किया। पूरा मॉनेटरी सिस्टम आया, एक बार्टर सिस्टम से हमें मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट किया। और डेफिनेटली मेरे बच्चे, जब मॉनेटरी सिस्टम आया, इसने प्रमोट किया डिवीजन ऑफ लेबर को, स्पेशलाइजेशन को, प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया। तो ये सब काम किससे शुरू हुए? मॉनेटरी सिस्टम से। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। देखो अंग्रेजों ने हमें एक बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया। अब देखो ना, आज की डेट में भी जो मॉडर्न इंडिया है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है आज भी उसी के ऊपर बेस्ड है। आप मिलिट्री में चले जाओ, वो कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, ये सारी जो पोजीशंस हैं ये अंग्रेजों ने डिसाइड की थी और आज भी हम उसी हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं। यानी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ये कौन सेट करके गए? अंग्रेज। और आज भी मेरे बच्चे मॉडर्न इंडिया इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, इसीलिए हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही। देन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस। ठीक है, उन्होंने अपने लिए ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ पोस्ट सर्विस को बनाया कि टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली हम एक स्ट्रॉन्ग बेस दे गए और आज हमारा जो सिस्टम है बड़े अच्छे से डेवलप हो गया। हमारी जो पोस्टल सर्विस है उसको कितना अच्छे से हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को डेवलप करने में अंग्रेजों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और हम इसका बेनिफिट उठा भी रहे। तो ये थे हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश। अब मेरे बच्चे इस चैप्टर में क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। देखो पहले तो ये समझो, अगर कहीं पे भी ना वर्ड आ जाता है डेमोग्राफी, क्या वर्ड आ जाता है? डेमोग्राफी। अगर कभी भी एक वर्ड ये कहीं सुन लो ना आप, डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी होती है ना, हम उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। अब ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है इंडिया का? डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है कि उस समय हमारी पॉपुलेशन की क्या फीचर्स थी। बात करते हैं ना डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताओ इंडिया का, तो इसका मतलब आपसे ही पूछ रहे हैं कि भैया उस समय हमारी एक्सटेंट क्या था, नेचर क्या थी पॉपुलेशन की, हमारी पॉपुलेशन की क्या फीचर्स थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो पॉपुलेशन की फीचर्स थी बहुत अच्छी नहीं थी। और आपको मैं ये बताऊं कि अंग्रेजों के टाइम में हमारा पहला फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया था, इट वाज इन 1881। भाई ये पॉपुलेशन सेंसस होता है जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो कि हमारे इंडिया में कितनी कैलकुलेट है, कि कितनी पॉपुलेशन है। तो पहली बार अंग्रेज लेके आए थे इसको 1881 में। और उसके बाद हर 10 साल के बाद एवरी 10 ईयर हम पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाते हैं। इससे पता लगता है हमें हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, कैसी पॉपुलेशन है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं। ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं थ्रू पॉपुलेशन सेंसस। तो आप ये याद रखना है आपने, सबसे पहला सेंसस किसने कंडक्ट कराया था? अंग्रेजों ने इन 1881। ये आपको डाटा याद रखना है और हर 10 साल के बाद ये होता है। अब बात करते हैं उस समय क्या कंडीशन थी। अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना, एक ये ईयर याद रख लेना 1921। एक ईयर होता है 1921, इसको हम बोल देते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। 1921 से पहले कभी पॉपुलेशन हमारी बहुत तेजी से नहीं बढ़ी। कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी गिर जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, गिर जाती थी। ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था स्टेबल था, बहुत कम था। लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई, लगातार तेजी से बढ़ रही है।
इसीलिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यानी जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, इसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। बिफोर 1921 हमारी इंडिया क्या था? फर्स्ट स्टेज थी हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। फर्स्ट स्टेज में क्या था? हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ना के बराबर था, डेथ हो रही थी, उतने बर्थ हो रहे थे, ऑलमोस्ट हिसाब बराबर चल रहा था। लेकिन 1921 के बाद हमारी सेकंड स्टेज आ गई। यानी देखो, पहली चीज क्या याद रखनी है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है? 1921। और फर्स्ट स्टेज को थी कब आई थी हमारी, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, बिफोर 1921। सेकंड स्टेज कब शुरू हुई? आफ्टर 1921। यानी 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज, 1921 के बाद सेकंड स्टेज। इसलिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले पॉपुलेशन ना के बराबर बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट ना के बराबर था, और इसके बाद पॉपुलेशन कभी गिरी ही नहीं, लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्लियर एवरीबॉडी? अब सर चलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे। क्या फीचर्स थी हमारे पॉपुलेशन की? सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मेरे बच्चे, जिस समय हम इंडिपेंडेंट हुए, हम अगर उस समय अंग्रेजों के दौरान टाइम के बारे में बात करें, तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम जो बर्थ रेट था मेरे बच्चे, बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ए ईयर। अब डेथ रेट क्या बताता है? नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। एक साल में पर 1000 में से के पीछे कितने लोग मर रहे हैं, ये डेथ रेट बताएगा। कितने पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट बताएगा। तो एट दैट टाइम बर्थ रेट वाज 48% एंड डेथ रेट वाज 40%। भाई बर्थ रेट क्यों ज्यादा था? क्योंकि लोग इलिटरेट थे, सुपरस्टिशियस थे, अनपढ़ थे, पता ही नहीं था कि स्मॉल फैमिली का क्या फायदा होता है। वो बस बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बर्थ रेट वाज क्वाइट हाई। और डेथ रेट क्यों ज्यादा था? क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, हाइजीन नहीं था, इसलिए लोग मर बहुत ज्यादा रहे थे। तो यानी पहली चीज, उस समय हाई डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत ज्यादा थे। जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, इट वाज अगेन माय डियर, क्योंकि आपके ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डेथ रेट भी कम था, बर्थ रेट भी कम था, तो सर्वाइवल रेट जो था वो काफी कम था, ओनली 8%। देखो ना, आपका जो अभी डिस्कस किया हमने, बर्थ रेट कितना था? 48%। बर्थ रेट कितना था? 48। और डेथ रेट हमारा कितना था मेरे बच्चे? दैट वाज ओनली 40%। तो हमारा इसीलिए सर्वाइवल जो रेट था, इट वाज ओनली 8%। तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं था पॉपुलेशन का, क्योंकि सर्वाइवल रेट वाज ओनली 8%। तो 48% था वो, और वो 40% था। तो ये सर्वाइवल रेट कम होने के कारण हमारा ग्रोथ रेट कम था पॉपुलेशन का। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। क्या होता है मोर्टिलिटी रेट? आई थिंक सबको पता होना चाहिए, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं किसी भी कंट्री में, पर 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे एक साल से पहले मर जाते हैं, ये बताता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड पर 1000 बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। क्या भी कंट्री में 1000 बच्चे पैदा हुए, एक साल से पहले उनमें से कितने बच्चे मरेंगे, ये कौन बताता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और ये मेरे बच्चे उस समय बहुत ज्यादा था, इट वाज 218। यानी 1000 बच्चे पैदा होते थे, इनमें से 218 बच्चे मर जाते थे एक साल से पहले ही। कारण यही था, हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी। और आज ये कितना रह गया है? 33। कितना रह गया? ओनली 33। क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो गई हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज बेटर हो गई हैं, हाइजीन बेटर हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये मोर्टिलिटी हमारा काफी जो कम हो गया है। लेकिन उस समय सिचुएशन काफी वर्स थी। देन मेरे बच्चे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, ये क्या बताते हैं? ऑन एन एवरेज एक पर्सन की, परब जी, ओके ठीक है, परब जी ने भी ज्वाइन किया है अभी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या मेरे बच्चे? एक पर्सन की एवरेज लाइफ स्पैन। ये क्या बताता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना जिएगा। तो मेरे बच्चे, ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, इट वाज क्वाइट लो, ओनली 32 ईयर। यानी एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना जीता था? ओनली 32 ईयर्स। लेकिन अब हेल्थ फैसिलिटीज बेटर आ गई हैं, अच्छा हाइजीन है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। आज ये बढ़ के कितना हो चुका है? 69 ईयर्स। यानी ऑन एवरेज लाइफ ईयर क्या है बंदे की? 69। उस समय कितनी थी? सिर्फ 32। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की सिचुएशन कितनी वर्ष थी। हाई। देन मेरे बच्चे, नेक्स्ट है दैट इज द लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट भी उस समय काफी कम था। ब्रिटिशर ने कहीं भी
इंडियन को लिटरेट करने के बारे में नहीं सोचा। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था, उनको पता था ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और यही रीज़न था, एजुकेशन बहुत लिमिटेड थी। 16% लोग लिटरेट थे, और अगर गर्ल्स लिटरेसी की बात करें, फीमेल लिटरेसी ओनली 7%। सोच के देखो, लिटरेट का मतलब क्या होता है? जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, वो लिटरेट है। चाहे आप कभी स्कूल नहीं भी गए तो लिटरेट हो, अगर आपको लिखना और पढ़ना आता है। ऐसे लोग सिर्फ 16% थे, और फीमेल ओनली 7%, यानी 93% फीमेल क्या थी? अंगूठा छाप। अब सोच के देखिए कितनी सिचुएशन वर्स थी हमारी लिटरेसी की एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर। देन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, से पॉवर्टी बुरी तरह से फैली हुई थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे बच्चे को बेसिक नेसेसिटी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग भी नहीं मिल पा रहा था। ओवरऑल लिविंग लेवल बहुत कम था, एंड मेरे बच्चे सिचुएशन वर्स थी। इवन खाने के लिए भी, पीने के लिए, रहने के लिए इन लोगों के पास नहीं था। तो ये भी एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। पॉवर्टी बुरी तरह से फैली हुई थी ड्यूरिंग दैट कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि हमारी इनकम लेवल भी कम था और लिविंग स्टैंडर्ड भी इसलिए काफ़ी लो हो गया था। अब मेरे बच्चे लास्ट पार्ट आ गया इस चैप्टर का, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको डेट्स बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर की आपको याद रखनी है। इसमें से हमेशा एमसीक्यूज मिलता है, और कई बार ना क्वेश्चन पता कैसा आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्या बताओ कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा उसके बाद हुआ। तो बेटा कुछ डेट ध्यान में रख लेंगे। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। छप जाना चाहिए मेरे बच्चे, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई मेरे पुत्र जी? 1757। फिर जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब मेरे बच्चे स्टार्ट किया? 1793। 57 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1793 में जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1850। लेकिन पहली रेलवे कब चली? 1853। बॉम्बे और थाने के बीच में पता होना चाहिए। सूज कनाल कब बनी? 1869 में। फिर ऑफिशियल सेंसस कब आया आपका सबसे पहला? 1881 में। ये डेट अगर आपको समझ आ रही है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं साइड में हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगली डेट सिखाने लगा हूं। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, कब स्टेब्लिश हुआ मेरे बच्चे? 1907। प्लीज रिमेंबर, इसको कब स्टेब्लिश हुआ? 1907। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अभी आपको बताया, 1921। टाटा एयरलाइन कब स्टेब्लिश किया गया? 1932। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, टाटा एयरलाइन कब आया? 1932। और टिस्को कब आया? टाटा आयरन 1907। और इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? सबको पता है, 1947। तो ये डेट आपको बड़े अच्छे से याद करनी है। अगेन मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है। तो मेरे बच्चे ये था हमारा पहला चैप्टर, यहां पे फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में मैं अगले चैप्टर्स कराऊंगा आपको। एंड माइंड वन थिंग, आपके पेपरों से पहले आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं। बस मेरे बच्चे को लाइव सेशन आपने मिस नहीं करना, और कॉपी पेन लेके बैठना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इसी के साथ आज की सभा हम समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू।